स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि मालूम है हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि आगामी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, खासकर मध्य प्रदेश यूपी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जनन एवं शिशु स्वास्थ्य को डिफाइन करना है, यानी जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है यानी आरसीएच, उसी को डिफाइन करना है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को 15 अक्टूबर वर्ष 1997 में लागू किया गया था, यानी आरसीएच जो प्रोग्राम है वो 15 अक्टूबर 1997 में लागू किया गया था। इसका पूरा नाम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है। जो आरसीएच है उसका पूरा नाम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो है नवजात शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना। इसके अंतर्गत महिला को गर्भावस्था पर, शिशु को जन्म देने पर और उसके बाद एवं नवजात शिशु को बेहतर व उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। ठीक है, आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत जो इसका मूल उद्देश्य था वह है नवजात शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना, साथ ही महिला को गर्भावस्था काल में, शिशु के जन्म देने पर यानी प्रसव के बाद, ठीक है, और नवजात शिशु को, ठीक है, बेहतर व उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। साथ ही आरसीएच जो सेवाएं हैं वो समुदाय व व्यक्तिगत केंद्रित पहुंच की आवश्यकता के आधार पर भी होती है। आरसीएच जो सेवाएं हैं वो सामुदायिक या किसी व्यक्तिगत लेवल पे भी उसकी आवश्यकताओं के आधार पर दी जाती है। यह कार्यक्रम सामुदायिक स्तर, उपकेंद्र स्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तथा जिला चिकित्सालय स्तर पर चलाया जाता है। यानी जो सामुदायिक लेवल पे या सब सेंटर वगैरह पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो आरसीएच कार्यक्रम है वो चलाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे जनन एवं शिशु स्वास्थ्य के जो तत्व हैं यानी जो कंपोनेंट है उनको। ठीक है, यानी जो जनन एवं शिशु स्वास्थ्य में कौन कौन से जो तत्व हैं वो शामिल होते हैं। तो पहला है परिवार नियोजन का, यानी है फैमिली प्लानिंग, इसके अंतर्गत आती है। दूसरा आता है सुरक्षित शिशु एवं सुरक्षित मातृत्व, यानी चाइल्ड सेफ्टी एंड सेफ मदरहुड, जिसे CSSM के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है यौन जनित रोग व श्वसन रोगों के रोकथाम एवं प्रबंधन, यानी प्रिवेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ STD एंड RTI डिजीज। ठीक है, जो STD रोग है या RTI से संबंधित जो रोग हैं उनसे रोकथाम और उसका मैनेजमेंट करना। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल की व्यक्तियों तक पहुंच, यानी जो स्वास्थ्य देखभाल है वो प्रत्येक व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके, ये इसका मेन कंपोनेंट है यानी तत्व हैं। अब जो आरसीएच प्रोग्राम है उसको 2 फेजों में लागू किया गया था। पहला जो फेज था वो जब शुरू हुआ था आरसीएच प्रोग्राम, ठीक है, उस समय जो फेज था वो उसको हम लोग आरसीएच प्रोग्राम फेज 1 के नाम से जानते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था, जो आरसीएच फेज 1 है उसका जो मेन कार्य था वो था सभी गर्भवती माताओं का शीघ्र पंजीकरण कराना। अगला था सुरक्षित मातृत्व हेतु प्रसव पूर्व सामान्य जाँचें, टिटनेस रोग के प्रति टीकाकरण तथा रक्तअल्पता का निवारण चिकित्सा आदि। ठीक है, जो प्रसव पूर्व जो जांच वगैरह होता है जो मेनली 3-3 महीने पे 3 बार होता है, 9 महीने में 3 बार होता है। ठीक है, पहले तीसरे महीने में, दूसरे 7वें महीने में और तीसरा जो होता है वो 9वें महीने में होता है। ठीक है, तो जो प्रसव पूर्व जो जाँच होती हैं उसको कराना, साथ ही टिटनेस के प्रति टीकाकरण और एनीमिया की स्थिति में उसके निवारण हेतु मेडिकल हेल्प या सेवाएं प्रदान करना। साथ ही शहरी कच्ची बस्तियों व आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्पेशल तैयार किया हुआ आरसीएच कार्यक्रम, जो शहरी कच्ची बस्तियां हैं या आदिवासी क्षेत्र हैं उनके लिए स्पेशल आरसीएच प्रोग्राम। साथ ही अनिवार्य नवजात शिशु देखभाल, जो कि मैंडेटरी था नवजात शिशु का देखभाल करना। साथ ही 6 महीने तक स्तनपान व उसके बाद अर्ध ठोस खाने के पदार्थ देना, यानी 6 महीने तक जो है स्तनपान के अलावा कुछ नहीं, और 6 महीने के बाद धीरे धीरे करके अर्ध ठोस जो थोड़ा सा गीला टाइप का है वैसे खाने को देना। अगला था 6 जानलेवा बीमारियों के प्रति टीकाकरण। ठीक है, जो 6 जानलेवा बीमारियां हैं जिसमें गलघोटू, मम्स, मिसेल्स, रुबेला ये सब आते हैं। ठीक है, तो उनके प्रति टीकाकरण, साथ ही दस्त के उपचार के लिए ORS और विटामिन A की खुराक देना इसका मेन उद्देश्य था। आगे शिशुओं में निमोनिया की रोकथाम, बच्चों में रक्तअल्पता की चिकित्सा यानी एनीमिया की चिकित्सा। ठीक है, निमोनिया और अगर एनीमिया है तो बच्चों का विशेष देखभाल तथा मेडिकल जो भी
सर्विस है उसको प्रोवाइड करना। साथ ही प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को जन्म देना, यानी डिलीवरी कराते समय वहाँ पे प्रशिक्षित जो व्यक्ति हो वो मौजूद होना चाहिए। साथ ही चिकित्सालयों में प्रसव को उन्नत करना, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल है उसमें डिलीवरी के लिए जो भी साधन वगैरह हैं उसको उन्नत करना। साथ ही प्रसव के उपरांत यानी पोस्ट नेटल चेकअप कम से कम 3 बार स्वास्थ्य परीक्षण, ठीक है, यानी प्रसव के उपरांत यानी बाद में कम से कम 3 बार और स्वास्थ्य का परीक्षण करना। जो जननी है और जो बच्चे हैं उनका जो है प्रसव के बाद कम से कम 3 बार जांच। साथ ही एमटीपी के लिए सुरक्षित सेवाएं, जो एमटीपी है उसके लिए सुरक्षित जो सेवाएं हैं उसको भी प्रदान करना। साथ ही आपातकालीन स्थिति में गर्भवती महिला को रेफरल के लिए उचित यातायात साधन उपलब्ध कराना, ये भी जो है वो फेज़ 1 का काम था। और भी काम है जिसमें उपकेंद्र पर अतिरिक्त एएनएम की नियुक्ति करना, जो भी सब सेंटर हैं उस पर एक अतिरिक्त एएनएम को स्थापित करना। साथ ही सुरक्षित गर्भपात के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उचित उपकरण उपलब्ध कराना व चिकित्सा की व्यवस्था करना। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 24 घंटे प्रसव की सुविधा उपलब्ध होना और एसटीडी रोगों की जांच व उपचार उपलब्ध होना, ये भी फेज़ 1 का काम था। ठीक, आते हैं फेज़ 2 का क्या काम था। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल वर्ष 2005 में आरंभ की गई थी। ठीक है, जिसमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर 50% किया जाना, जिसके लिए प्राइमरी और कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर हैं वो 24 घंटे प्रसव की सुविधा व चिकित्सा उपलब्ध हों। ठीक है, जो फेज़ 2 जो था वो 1 अप्रैल 2005 में चालू किया गया, जिसका मेन जो उद्देश्य था वो था 50% प्रसव को संस्थागत करना। साथ ही प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ जो सेंटर है उसमें 24 घंटे प्रसव की सुविधा उपलब्ध हो, साथ ही वहाँ पे जो चिकित्सक है वो भी उपलब्ध हों। साथ ही एएनएम व लेडी हेल्थ विजिटर को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे सामान्य प्रसव करा सके व किसी प्रकार की जटिलता का प्रबंधन कर सके। जो एएनएम या लेडी हेल्थ विजिटर है उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाए और ताकि वे सामान्य प्रसव को करा सके और किसी भी जटिलता यानी कॉम्प्लिकेशन की स्थिति में उसका उचित मैनेजमेंट कर सके। साथ ही मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एएनएम, स्टाफ नर्स, लेडी हेल्थ विजिटर को कुछ निश्चित औषधियों को प्रयोग करने की अनुमति हो। ठीक है, मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए कुछ निश्चित औषधियों का प्रयोग करने की अनुमति जो एएनएम, स्टाफ नर्स या लेडी हेल्थ विजिटर है उनको दिया गया था। अगला था आपातकालीन प्रसव देखभाल। ठीक है, जो आपातकालीन प्रसव देखभाल है, ठीक है, उसको भी उपलब्ध कराना ताकि सीजेरियन सेक्शन सर्जरी की जा सके। अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक्स केयर है इमरजेंसी तो उसका सीजेरियन सेक्शन द्वारा सर्जरी करके तत्काल उसको निवारण किया जाए। साथ ही पंचायतों को उचित राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि गरीब रोगी की आपातकालीन प्रसव की स्थिति में मदद की जाए। ठीक है, आरसीएस जो फेज़ 2 था उसमें गरीबों के लिए आपातकालीन प्रसव की स्थिति में मदद पहुंचाने के लिए कुछ राशि पंचायत लेवल पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सामुदायिक प्रोत्साहन के लिए स्थानीय समाजसेवी संगठन व महिला संगठन को शामिल किया गया। ठीक है, ऐसे जो कार्यक्रम है आरसीएस 2 उसमें एनजीओ वगैरह को भी शामिल किया गया ताकि सामुदायिक लेवल पे प्रोत्साहन मिल सके। साथ ही सीजेरियन सेक्शन सर्जरी के लिए एमबीबीएस चिकित्सकों को भारत सरकार द्वारा 16 सप्ताह का उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। जो एमबीबीएस हैं उनके लिए भारत सरकार 16 सप्ताह का उचित प्रशिक्षण देती है ताकि सीजेरियन सेक्शन सर्जरी हो सके। इसके अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई, जिसके मुख्य कार्यकर्ता जो थी वो एएनएम है। जो जननी सुरक्षा योजना है JSY उसका भी जो शुरुआत है वो 12 अप्रैल 2005 को होता है, जिसके मुख्य कार्यकर्ता एएनएम है और जो जननी सुरक्षा योजना है वो आरसीएस फेज़ 2 के थ्रू ही होता है। अगला क्वेश्चन है बाल उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व यानी CSSM। ठीक है, यानी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। तो इस योजना की शुरुआत जो है वह अगस्त 1992 में होती है। इस कार्यक्रम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु व मातृ मृत्यु दर को कम करना था। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक व यूनिसेफ के आर्थिक सहयोग द्वारा किया जाता है। अगस्त 1992 में CSSM के शुरुआत हुआ था। इसका जो मेन उद्देश्य था वह नवजात शिशु व मातृ मृत्यु दर को कम करना था। ये जो है वह भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक व यूनिसेफ की मदद से किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ प्रमुख जो बिंदुएं हैं वो अब हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला जो है वह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, साथ ही कम से कम 3 प्रसव पूर्व जांच करवाना, गर्भवती महिलाओं व बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करना, साथ ही गर्भवती महिला को पोषण, आराम आदि के बारे में सलाह देना। और भी है
जिसमें स्वास्थ्य केंद्र में गर्भावस्था का पंजीकरण जल्द से जल्द करवाना, विटामिन ए की खुराक बच्चों को देना, दस्त होने पर जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है उसको देकर कम करना मृत्यु को, साथ ही गंभीर रूप से पीड़ित नवजातों की पहचान कर उन्हें रेफर करना, नवजातों को आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह कार्यक्रम देश के 6 राज्यों असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में कार्यरत है। ठीक है, जो CSSM है वो अभी जो है भारत में केवल 6 राज्यों में कार्यरत है, जिसमें असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य शामिल है। प्रसव पूर्व देखभाल यानी एंटीनेटल केयर। ठीक है, डिलीवरी होने से पहले जो गर्भावस्था काल में जो देखभाल हम लोग करते हैं उसी को हम लोग प्रसव पूर्व देखभाल के नाम से जानते हैं, यानी एंटीनेटल केयर बोलते हैं। यह देखरेख गर्भावस्था की शुरुआत से प्रारंभ होनी चाहिए और गर्भावस्था की संपूर्ण अवधि के दौरान जारी रहना चाहिए, यानी गर्भावस्था के शुरू होने से गर्भावस्था के खत्म होने तक जो देखभाल करते हैं उसी को हम लोग प्रसव पूर्व देखभाल के नाम से जानते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य था वो है, पहला है गर्भावस्था के दौरान माँ की यथासंभव उत्तम देखरेख सुनिश्चित करना। ठीक है, जो गर्भावस्था काल है उसमें जो जननी है उसको उचित देखभाल प्रदान करना, साथ ही गर्भावस्था के दौरान माँ की स्वस्थ और पोषणीय स्थिति को सुदृढ़ करना। ठीक है, जो गर्भावस्था काल होता है उसमें माँ की स्वास्थ्य और पोषण स्थिति को मजबूत करना, साथ ही जोखिम युक्त गर्भवती महिलाएं यानी हाई रिस्क प्रेग्नेंट वोमेन जो है उनकी पहचान करना और उन पर विशेष ध्यान देकर और सुरक्षित प्रसव कराना, साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और सुरक्षित प्रसव, जीवित पूर्ण और स्वस्थ शिशु के जन्म को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये जो है वो प्रसव पूर्व देखभाल के अंतर्गत आता है। साथ ही माँ को अपनी तथा अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए शिक्षित करना, जो जननी है उसको अपने लिए और अपने बच्चों के देखभाल के लिए जो शिक्षा है उसको देना, साथ ही गर्भवती महिला तथा उसके परिजनों को गर्भवती महिला की देखरेख, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्याप्त आराम, पर्यावरणीय स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी देना, यानी गर्भवती महिला तथा उनके परिजनों को उचित स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, साथ ही गर्भवती महिला व उसके परिजनों से डिलीवरी के स्थान, नवजात की देखभाल आदि के बारे में विचार विमर्श करना। ठीक है, जो गर्भवती महिला है उसके परिजनों से या उससे जो डिलीवरी का स्थान है या नवजात की देखभाल है उसके बारे में उचित विचार विमर्श करना, ये भी प्रसव पूर्व देखभाल के अंतर्गत आता है। गर्भवती महिला तथा उसके पति को आवश्यकता अनुसार अस्थायी या अस्थायी परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना। ठीक है, जो गर्भवती महिला है उसको तथा उसके पति के आवश्यकता अनुसार जो परिवार नियोजन की विधियां हैं उसके बारे में बताना। अब आते हैं हम लोग प्रसव पूर्व जो देखभाल होते हैं उसके घटक के बारे में। ठीक है, जो कंपोनेंट होते हैं एंटीनेटल केयर के उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें 3 घटक होते हैं। पहला है हिस्ट्री लेते हैं, जो उसका पहचान है वो लेते हैं, साथ ही उसका जो प्रेजेंट इलनेस है या गर्भावस्था काल है उसमें जो बीमारियां हैं उससे संबंधित हम लोग जानकारी लेते हैं, साथ ही जो ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री है, प्रसूति का इतिवृत्ति या हिस्ट्री होता है उसको लेते हैं, मासिक चक्र से संबंधित हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही मेडिकल बीमारियों से पहले जो कोई बीमारी हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही पहले कोई सर्जिकल बीमारी हुई है या सर्जरी हुआ है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, स्त्री रोग से पहले कोई हुआ है तो उसके भी बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, ये होता है लेना। ठीक है, अब आते हैं इसमें दूसरा है सामान्य तथा प्रसूति परीक्षण, जो जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसको कैसे करते हैं। तो इसमें भी 3 प्रकार के परीक्षण शामिल होते हैं। पहला है सामान्य परीक्षण जो जनरल एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, दूसरा है प्रसूति परीक्षण, तीसरा है सामान्य तथा विशेष जांच है, जैसे रक्त जांच वगैरह करते हैं या अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं जो विशेष जांच में आता है। अगला जो कंपोनेंट है वो है एंटीनेटल एडवाइस। ठीक है, गर्भावस्था काल में किस तरह का पोषण लेना चाहिए, क्या व्यायाम करना चाहिए, कैसे आराम वगैरह करना चाहिए, कितना देर आराम करना चाहिए, कितना देर नींद लेना चाहिए। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग जो एडवाइस देते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग प्रसव पूर्व सलाह के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है गर्भावस्था काल में। क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम यानी NRHM। ठीक है, NRHM को डिफाइन करना है। तो भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में लागू किया गया था इसको। ठीक है, जो RCH प्रोग्राम है उसी के अंतर्गत ये भी चलता है। इसका जो मेन उद्देश्य था वह जनसंख्या को बेहतर व उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ की जनसंख्या को बेहतर और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, यही NRHM का मेन मकसद था या मेन उद्देश्य था, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में की गई थी।
इसमें उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश पर अधिक जोर दिया गया था। ठीक है, सेम है उसके अंतर्गत जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश इत्यादि जो राज्य हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसके शुरुआत में 18 राज्यों में लागू किया गया था। इसे शुरुआत में केवल 18 राज्यों में लागू किया गया था, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतक कमज़ोर थे, यानी वहां का हेल्थ जो सिस्टम था वो कमज़ोर था। अगला मई 2013 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम को सब मिशन बनाया गया। जो NRHM है उसी के अंतर्गत अब मई 2013 में 2 और कार्यक्रम को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी अपनाया गया। इस कार्यक्रम को मार्च 2018 से बढ़ाकर मार्च 2020 तक कर दिया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में ये कार्यक्रम चल रहा है। अब आते हैं हम लोग जो NRHM है उसके मेन उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो जो मेन उद्देश्य था वो था शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को कम करना, साथ ही संक्रामक तथा गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, जो प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल है उसको अधिक प्रभावी बनाना, साथ ही प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु व किशोर स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। इसी में स्कूल जो संबंधित स्वास्थ्य देखभाल है वो भी आता है। साथ ही पोषण स्वास्थ्य को उपयुक्त बनाना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को पूर्ण रूप से लागू करना, यह भी इसका मेन उद्देश्य था। अब इसका कार्यनीति क्या क्या था, यानी स्ट्रेटेजी क्या क्या था। तो पहला था आशा की नियुक्ति करना, साथ ही रोगी कल्याण समिति की भी स्थापना करना, जननी सुरक्षा योजना को क्रियान्वित करना, साथ ही एम्बुलेंस सर्विस को भी अगर ज़रूरत पड़े तो उस समय प्रोवाइड कराना, साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट को भी स्थापित करना, और JSSY यानी जननी शिशु सुरक्षा योजना था उसको भी क्रियान्वित करना। नेशनल आयरन प्लस कार्यक्रम को स्थापित करना, जिसमें 6 से 60 माह तक महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने महिलाएं हैं, उनको आयरन की गोलियां उपलब्ध कराना। साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग को स्थापना करना, जिसमें 100 या 50 या 30 बिस्तर का कोई स्थापित करना। साथ ही आदिवासी रोग उन्मूलन कार्यक्रम जो 20 जनवरी 2016 को चालू किया गया था, जिसमें TB से संबंधित जो उन्मूलन था उसको भी क्रियान्वित करना। आयुष पद्धति से इलाज करना, जो आयुष पद्धति है, जो देशीय प्रणाली है, उसको भी क्रियान्वित करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पर आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।